पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाच्या 36व्या दीक्षांत समारंभानिमित्त देशाचे प्रथम कृषी मंत्री आदरणीय भाऊसाहेब उर्फ डॉक्टर पंजाबराव देशमुख यांच्या पावन स्मृतीस विनम्र अभिवादन करतो। त्याचप्रमाणे अन्नदाता असलेल्या शेतकऱ्यालाही पण अभिवादन करतो। आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष महाराष्ट्राचे महामहिम राज्यपाल आदरणीय श्री भगतसिंह कोश्यारीजी, आदरणीय अतिथी माजी कुलगुरू पद्मश्री डॉक्टर मदान साहेब, सन्मान्य कुलगुरू डॉक्टर V.M. भाले, कार्यकारी परिषदेचे सर्व सन्मान्य सदस्य, माजी कुलगुरू, शैक्षणिक परिषद सदस्य, अभ्यास मंडळाचे सदस्य, रजिस्ट्रार डॉक्टर काळबंडे, त्याचप्रमाणे सर्व प्राध्यापक, विद्यार्थी मित्र, भगिनी, शेतकरी बंधू, पत्रकार आणि उपस्थित बांधवांनो आणि बहिणींनो, सर्वप्रथम मी डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू त्याचप्रमाणे आपले महाराष्ट्राचे राज्यपाल आदरणीय कुलपती, कार्यकारी परिषदेचे सर्व सन्मान्य सदस्य यांचे मनापासून आभार मानतो की त्यांनी मला डॉक्टर ऑफ सायन्स ही मानद पदवी प्रदान केलेली आहे। याबद्दल त्यांच्याबद्दल ऋण व्यक्त करतो। खरं म्हणजे ही पदवी स्वीकारत असताना माझ्या मनामध्ये संभ्रम होता। संभ्रम या कारणाकरता होता की ही पदवी स्वीकारण्याच्या आपण लायक आहो किंवा नाही आहोत। परंतु विशेषतः माननीय कुलगुरूंनी जेव्हा मला सांगितलं आणि कार्यकारी परिषदेचा निर्णय पण सांगितला, त्यावेळी त्या सगळ्यांच्याबद्दल सन्मान व्यक्त करण्याकरता आणि त्याबद्दलचं ऋण व्यक्त करण्याकरता मी ठरवलं की या कार्यक्रमामध्ये मी निश्चितपणे सहभागी होईल। खरं म्हणजे पंजाबराव कृषी विद्यापीठ हे आपल्या विदर्भातल्या शेतकऱ्यांकरता एक वरदान आहे। मी विद्यार्थी असताना या विद्यापीठाकरता मोठी चळवळ झाली होती। महाराष्ट्रामध्ये विदर्भात हे कृषी विद्यापीठ व्हावं याकरता मोठं आंदोलन झालेलं होतं। अनेक लोक शहीद झाले होते आणि त्या सगळ्यांच्या बलिदानातून विदर्भाला हे कृषी विद्यापीठ मिळालं आणि देशाचे पहिले कृषी मंत्री आणि शेतकऱ्यांना एक प्रकारे ज्यांनी शेतकऱ्यांच्या विकासाकरता आपलं जीवन समर्पित केलं असं डॉक्टर पंजाबराव देशमुख यांच्या नावाने या विद्यापीठाचं नामकरण झालं। मला या गोष्टीचा आनंद आहे की आज विद्यापीठाने क्रमवारीमध्ये 36वे स्थान प्राप्त केलेलं आहे। या विद्यापीठामधून भारतीय कृषी अनुसंधान परिषद, त्याचबरोबर अफगाणिस्तान, नेपाळ, इथिओपिया, नायजेरिया, युगांडा, इजिप्त, व्हिएतनाम, भूतान या देशातले विद्यार्थी देखील या विद्यापीठातून शिकलेले आहेत। उत्तरोत्तर या विभागामध्ये जे अनेक विषयात जे रिसर्च केलेलं आहे तेही अतिशय महत्त्वाचं आहे। या सर्व कार्याबद्दल विदर्भातले या विद्यापीठाच्या सगळे स्टेक होल्डर्स जे आहेत त्यांचं मी मनापासून अभिनंदन करतो। थोडंसं गव्हर्नर साहेबांना तसं मराठी समजतं, पण थोडंसं मी हिंदीमध्ये बोलतो, ते तुम्ही पण समजाल आणि तेही पण समजू शकतील। मी नेहमी एका गोष्टीवर विश्वास ठेवतो की इनोव्हेशन, एंटरप्रिनरशिप, सायन्स, टेक्नॉलॉजी, रिसर्च, स्किल्ड अँड सक्सेसफुल प्रॅक्टिसेस, we name it as a knowledge, and conversion of knowledge into wealth is the future. आणि दुसरी गोष्ट मी नेहमी लक्षात ठेवतो आणि ती नेहमी माझ्या मित्रांना सांगतो की नो वन इज वेस्ट. इट इज डिपेंडिंग अपॉन द अप्रोप्रिएट टेक्नॉलॉजी, इट इज डिपेंडिंग अपॉन द विजन ऑफ द लीडरशिप, you can convert waste into wealth. No material is waste, no person is waste. The appropriate technology and appropriate vision can make miracles. That is the philosophy of the life. आणि म्हणून आज मला आनंद आहे की तुम्ही सगळेजण आज पदवी, काही लोकांना डॉक्टरेट मिळाली, काही लोकांना पदव्या मिळाल्या, तुमच्या जीवनामध्ये जे ज्ञान तुम्हाला मिळालेलं आहे त्याचा उपयोग निश्चितपणे तुम्ही समाजात जाऊन चांगल्या प्रकारे कराल असं मला दृढ विश्वास आहे।
पहिली गोष्ट जी आहे जी माझ्या मनातली आहे ती मी तुमच्यासमोर मांडणार आहे. आपल्या इथे जे सगळं जे रिसर्च होतं ते नीड बेस्ड रिसर्च असलं पाहिजे. आपल्या विदर्भामध्ये जर कृषी विद्यापीठ आहे तो विदर्भ में क्या समस्या है, विदर्भ के किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं, विदर्भ के क्रॉप्स कौन से हैं, विदर्भ में क्रॉप पैटर्न कैसे बदलना होगा, विदर्भ में एग्रीकल्चर में वैल्यू एडिशन कैसे करना होगा, विदर्भ में एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को कैसे बढ़ाना होगा, इसका अध्ययन करके इस पर रिसर्च करके वैल्यू एडिशन करके नई एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना, एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट को बढ़ाना और इसके लिए आवश्यक सभी बातों को निर्माण करना, ये हमारी मॉरल और वैसे भी सभी प्रकार की जिम्मेदारी है. अगर हम गंभीरता से सोचेंगे तो 47 के बाद आज तक परिस्थिति में काफ़ी बदलाव हुआ है. जब महात्मा गांधी जी हमारे देश में स्वाधीनता का आंदोलन कर रहे थे तो वो कहते थे कि हमारा भारत गांवों में बसा है. तब 80% पॉपुलेशन हमारे गांवों में थी, पर आज हमारी पॉपुलेशन 65% हुई है. ये जो 25% पॉपुलेशन जो है इसका माइग्रेशन हुआ है, इसका कारण क्या है? क्या ये खुशी से हुआ है? ये मजबूरी से हुआ है. गांव में किसानों के फसल को सही भाव नहीं, गांव के किसानों के बेटों को रोजगार नहीं, फसल के सही दाम नहीं, गांव में जाने के लिए रोड नहीं, पीने के लिए शुद्ध और स्वच्छ पानी नहीं, गांव में अच्छा अस्पताल नहीं, बच्चों को पढ़ाने के लिए अच्छी स्कूल नहीं, महाविद्यालय तो सवाल ही नहीं उठते. तो स्वाभाविक रूप से रोजगार के लिए बड़े प्रमाण पर जवान लोग गांव को छोड़कर शहर की तरफ आने लगे और ये माइग्रेशन 25% हुआ. क्या इस स्थिति को हम बदल सकते हैं? हमारे देश के ग्रोथ रेट में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है उसका जीडीपी ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन 22 to 24% है, सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 52 to 56% है और हमारे एग्रीकल्चर एंड अलाइड इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन केवल 12% है. मैं आप सबको ये प्रार्थना करूंगा, मंच पर बैठे हुए डीन, हमारे प्रोफेसर, हमारे डॉक्टरेट मिले हुए सभी सम्मान्य अतिथियों को ये प्रार्थना करूंगा that is it possible that we can take our agriculture growth rate from 12% to 20% within 5 years? I feel that this is not a, it is a difficult task, but it's not an impossible task. ये हो सकता है और ये करने में हमारे यूनिवर्सिटीज़ की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है. और इसमें सबसे बड़ी बात जो है, इसमें हमें क्या क्या करना होगा, इसका जो प्लानिंग इन डिटेल एंड प्लानिंग इन एडवांस करने की अगर कोई इंस्टीट्यूशन है जो किसानों को नीड बेस्ड रिसर्च के आधार पर मार्गदर्शन कर सकती है, वो ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई है तो हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है जो इसकी विजन दे सकती है. अभी यहाँ आपने संतरे और कपास रखा हुआ है, यहाँ बहुत अच्छा चित्र है. मैं अभी कुछ दिन पहले संतरे के हमारे ऑरेंज इंस्टीट्यूट नागपुर में है भारत सरकार का, उसके कार्यक्रम में गया था. अभी मुझे हमारे वानखेड़े बता रहे थे कि एग्रीकल्चर में अकोला, अमरावती, नागपुर जिले में, वर्धा जिले में लोग अच्छे ऑरेंज की अच्छी कलम चाहते हैं पर मिलती नहीं. तो मैंने ऑरेंज इंस्टीट्यूट को कहा कि आपके रूट स्टॉक पर आप इतनी तैयार नहीं कर सकते. तो पहली बार उनको कहा कि आपके तंत्रज्ञान से समृद्ध अप्रूव करके आप जॉइंट वेंचर में नर्सरीज खोलो. और पहली बार नर्सरी का शुभारंभ हुआ और बड़े प्रमाण पर अब ऑरेंज की नर्सरी शुरू हो रही है जिसका मार्गदर्शन ऑरेंज रिसर्च इंस्टीट्यूट करेगा और रूट स्टॉक बदलेगा और जिसके कारण ऑरेंज की क्वालिटी अच्छी होगी, नींबू की क्वालिटी अच्छी होगी, सीडलेस नींबू वो हमारे किसानों के पास ये कल में उपलब्ध होगी. तो हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, क्वालिटी बढ़ेगी और क्वालिटी बढ़ेगी तो 2 पैसे मिलेंगे. आपको मैं ज़रूर कहूँगा कि नासिक में जाने के बाद एक शिंदे करके किसान है, उनकी फार्मर प्रोड्यूस कंपनी है, वो 1500 करोड़ के अंगूर एक्सपोर्ट करते हैं. और उस दिन शिंदे उस कार्यक्रम में थे. उन्होंने स्पेन से
10 ऑरेंज के कलमा वहाँ से लाई और जो स्पेन में अच्छा ऑरेंजेस है उसकी कलमा को यहाँ के कलम के साथ बनाकर वो नई जातियों का संशोधन करने जा रहे हैं। क्या हमारे पास हमारे किसान हमारी नीड बेस्ड रिसर्च के आधार पर वर्ल्ड की मार्केट में जो ऑरेंजेस हमको चाहिए, क्या वो ऑरेंजेस, हमारा टेबल फ्रूट करके ऑरेंज बहुत प्रसिद्ध है, क्या उस कलमों को बना सकते हैं? क्या हम किसानों को ये दे सकते हैं? क्या हम ये नर्सरियाँ खोल सकते हैं? अभी मैं एयरपोर्ट से उतरा आ रहा था तो बीच में पेड़ लगे थे, तो मैंने पूछा कहाँ से आए, तो उन्होंने आंध्र प्रदेश के वो राजमुंड्री से वो पेड़ लाए थे। तो मैंने कहा राजमुंड्री से क्यों लाए, पीकेवी में क्यों नहीं होते? अगर राजमुंड्री में अगर प्लांट तैयार हो सकते हैं तो पीकेवी में क्यों नहीं होने चाहिए? आजू बाजू में ये प्लांट की अच्छी नर्सरी पीकेवी में क्यों नहीं होनी चाहिए? कमर्शियली नर्सरी में अलग अलग प्रकार का प्रोडक्शन क्यों नहीं होना चाहिए? ये हो सकता है और इसी से क्वालिटेटिव रिफॉर्म होगा। जब वाइस चांसलर साहब मुझे मिलते तो मैं उनको अक्सर 2 बातें कहता हूँ कि हमारे यूएसए में मैं वहाँ गया था, सोयाबीन का पर एकड़ प्रोडक्शन 30 क्विंटल है, अर्जेंटीना में 29 क्विंटल है, ब्राज़ील में 26 क्विंटल है और विदर्भ में और महाराष्ट्र में और हमारे देश में 6 क्विंटल। व्हाट इज द रीजन? यू आर द एक्सपर्ट पीपल। आपको इसका जवाब देना पड़ेगा कि हमें क्या करने से हम इसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। और इसलिए जीएम सीड की बात होती है, विवाद का विषय बनता है, पर वर्ल्ड में जो टेक्नोलॉजी, जो रिसर्च करके जिन्होंने हासिल किया है वो भारत में हम हासिल क्यों नहीं कर सकते? इसराइल में 1 एकड़ में 25 क्विंटल कपास होता है, विदर्भ में क्यों नहीं होता? मुझे बहुत खुशी है, मैं गन्ने में काम करता हूं। हमारे यहाँ कोल्हापुर, सांगली, सातारा जिले में 100 टन से ज्यादा गन्ना होता था। अब विदर्भ में, नागपुर जिले में, भंडारा जिले में, वर्धा जिले में कम से कम 60 किसान ऐसे हुए हैं कि जो 100 टन 1 एकड़ में ज्यादा गन्ना का उत्पादन निकालते हैं। यह सिद्ध हुआ है। हमारे यहाँ किसानों में टैलेंट की कमी नहीं है, उन्हें अप्रोप्रिएट विजन देकर टेक्नोलॉजी और रिसर्च करके उनको सही मार्गदर्शन की आवश्यकता है। और इसमें हमारी पर एकड़ एक्सपेंडिचर कॉस्ट को भी कम करना होगा, ड्रोन का इस्तेमाल करना होगा। नैनो यूरिया की बात आई है, 1 एकड़ में हम फर्टिलाइजर पर 2 बोरे यूरिया की अगर बचत करेंगे तो कितना फायदा होगा। टू सेव मनी इज टू अर्न मनी। तो ड्रोन के साथ स्प्रेइंग करके नैनो यूरिया की, नैनो फर्टिलाइजर की, नैनो पेस्टिसाइड की बात होगी। ये प्रयोग कौन करेंगे? आप ही करेंगे। और आप अगर इसकी लीडरशिप लेंगे आपके गांव में तो आपका आर्थिक फायदा होगा और आपका अनुकरण पूरा गांव करेगा। और मैं आपसे यही एक्सपेक्ट करता हूं कि ये अप्रोप्रिएट लीडरशिप विथ अप्रोप्रिएट विजन इन योर पर्टिकुलर विलेज, you are the capable leadership that you can give a capable leadership and a good experiment and good example of success story to the all type of poor farmers, those who are socially, economically, educationally backward. You can train them. आप उनका प्रशिक्षण कर सकते हैं और इसलिए नए नए संशोधन को लोगों के पास लेके जाना। आज मैं आपको और एक अनुरोध करूंगा। अभी ये सब एग्रीकल्चर एक्सपर्ट है, मैं भी कपास की खेती करता था, अभी भी हमारे कपास लगाना बंद कर दिया। सोयाबीन लगाता था, सोयाबीन लगाना भी बंद कर दिया। अब तो हमारे यहाँ गन्ना और वेजिटेबल लगते हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कपास में मैं जब स्टूडेंट था तब H4 का जमाना था, H6 का जमाना था, वरलक्ष्मी का जमाना था, L47 थी। तब बड़ा मुश्किल से मैं बहुत मेहनत करता था। मैं लॉ कॉलेज में पढ़ता था, उस समय मुझे 1 लाख रुपए का कपास हुआ, 1 एकड़ में 11 क्विंटल कपास निकला। पर जब साल के आखिरी में मैंने हिसाब लगाया तो इंसेक्टिसाइड, फर्टिलाइजर का हिसाब करने के बाद 1 लाख रुपए का कपास हुआ और 90,000 रुपए का खर्चा हुआ। कहाँ किसान जाएगा? यह बहुत आसानी से बताया जाता है कि आप ये लगाओ, वो लगाओ। मैं महाराष्ट्र में मंत्री था, आप शायद मेरे ऊपर नाराज होंगे, तो मैंने एक बार मुख्यमंत्री को कहा था कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की ग्रांट समाप्त कर दो
और इनको कहो ये जो तनख्वाह ले रहे 5वां 6वां वेतन आयोग, इनको कहो सीड प्लॉट लो, जॉइंट वेंचर करो, सीड से और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की 10-10 हजार एकड़ जमीन है, उससे पैसे कमाओ, उससे अपना पगार निकालो, तब इनका संशोधन ठीक होगा और अच्छा काम हो सकेगा। अब मेरे ऊपर आप नाराज होंगे, पर हम आपको 5वां वेतन आयोग 6वां वेतन आयोग देके एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी घाटे में, और कुछ भी बात बोलते तो वीसी बोलते पैसा नहीं है। सब काम में हमको राज्य सरकार और भारत सरकार से पैसा चाहिए। तो आप अगर खेती अगर इकोनॉमी के लिए वायबल नहीं करते तो किसान कैसे करेगा? आपका प्रूवन एग्जाम्पल अगर प्रॉफिटेबल नहीं होता तो किसान का कैसे होगा? तो मैं आपको दोष नहीं देता, आपको आपका माइंड सेटअप और आपके सोचने के तरीके में थोड़ा सा बदल करना होगा। मैं अभी टेक्नोलॉजी सेवी हूं और मैं कोई भी बात प्रूवन बिना नहीं बात करता। ये मैंने अभी हॉल ऊपर देख रहा था, मेरा आपसे अनुरोध है कि ये हॉल पर ऊपर में जो ट्रांसपेरेंट है वो छोड़ दो, बाकी को सोलर लगा दो। 70% सोलर पावर जो होती है वो ग्रीन हाइड्रोजन तैयार करने के लिए लगती है। आपके कुएं में पानी है, वो भी आपके पास है, अब तो तालाब बन गए और पानी आ गया। वो पानी में इलेक्ट्रोलाइजर 1 करोड़ का है, वो ग्रीन हाइड्रोजन तैयार करो। और एक जनरेटर सेट बायो इथेनॉल का, वो किर्लोस्कर कंपनी ने बना लिया है, मेरे घर पे मैंने लगाया, वो लगा दो और ग्रीन हाइड्रोजन तैयार करो और रोड पर एक पंप डाल दो। ये फ्यूचर है। 1 किलो ग्रीन हाइड्रोजन 70 रुपए किलो का होगा और जिसके ऊपर 400 किलोमीटर का एवरेज मिलेगा, तो कोई पेट्रोल डीजल यूज ही नहीं करेगा। मैंने अभी गवर्नर साहब को कहा कि मेरे घर पर दिल्ली आइए, मैं हाइड्रोजन के कार में आपको घुमाऊंगा। मर्सिडीज से भी अच्छी कार है, धुआं भी नहीं होता। दिस इज द फ्यूचर, फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी एंड एप्रोप्रिएट विजन फॉर द फ्यूचर। यू कैन डोनेट बट यू कैन नॉट डोनेट विजन। आप दे सकते हो, ये गेहूं चावल मक्का लगाकर कोई भविष्य बदलेगा, मेरा विश्वास इसके ऊपर का उड़ गया। 20 साल मैंने मेहनत की। अब अन्नदाता नहीं ऊर्जादाता बनो। और मैं तो सर तुम्हारे सबके गाड़ियों के पेट्रोल में अकोला बुल्ढाना जिले तक हमने बनाया हुआ इथेनॉल डाला हुआ है 10%। अब मैं 20% आ रहा है और तुम्हारे गाड़ी में चल रहा है, जितनी स्कूटर चल रही, जितनी इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम के पंप है ना, हमारे किसानों का मैंने विदर्भ में तैयार किया इथेनॉल डाला है। और अभी टोयोटो कंपनी की गाड़ी आई है, वो फ्लेक्स इंजन पर है, 100% बायो इथेनॉल। और मदन साहब को मैं बताऊंगा कि रिसर्च में दम कितना है। मैंने रशिया से सुना कि एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इथेनॉल की कैलोरिक वैल्यू पेट्रोल के बराबर की। तो 1 लीटर पेट्रोल बराबर 1 लीटर 300 ml इथेनॉल था। तो जब मैंने ये देखा तो मैंने रशियन साइंटिस्ट को इंडिया में बुलाया। मेरा प्रेजेंटेशन होने के बाद मैंने इंडियन ऑयल के चेयरमैन वैद्य साहब है और एक राम कुमार करके फरीदाबाद में उनके लेबोरेटरी के डायरेक्टर, बहुत अच्छे विद्वान साइंटिस्ट है, और पेट्रोलियम मंत्री को घर पे बुलाया और रशियन साइंटिस्ट से उनकी मुलाकात कर दी। तो राम कुमार जी बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं पेट्रोलियम के। उन्होंने कहा सर कैन आई रिक्वेस्ट यू? मतलब बोलो, कुछ भी बोलो। सर दे आर टेलिंग बट आई फील इट इज वेरी डिफिकल्ट, इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। मैंने उनको कहा राम कुमार जी गाजर की पुगी है, ट्राई करके देखो, बचती है तो बजाओ, नहीं तो खा लो, इनको भेज दो वापस। 3 महीने प्रयोग हुआ और आफ्टर 3 मंथ राम कुमार जी ने मुझे और पेट्रोलियम मंत्री को जवाब दिया कि एक्सपेरिमेंट इज सक्सेसफुल। नाउ द इथेनॉल कैलोरिक वैल्यू इज इक्वल टू पेट्रोल, और हम इसको एक्सेप्ट करेंगे। एक निर्णय से देश के 20,000 करोड़ रुपए का बचत हुआ, 20,000 करोड़। और मैं आपको विश्वास के साथ कह रहा हूं, मैं जो जो कहता हूं वो सिद्ध हुआ है।
2004 से बोलते रहता हूँ। पहले तो लोग मुझे पागल समझते थे, फिर धीरे धीरे मैं बोलता हूँ वही बात कहते हैं, और एक एक बात प्रूव हुई। 5 साल के बाद पेट्रोल देश से समाप्त हो जाएगा। आपकी स्कूटर, आपकी कार एक तो हाइड्रोजन पे होगी, ग्रीन हाइड्रोजन पर, या इथेनॉल पर, फ्लेक्स इंजन पर होगी, या सीएनजी और एलएनजी पर होगी। मैं वीसी साहब को प्रार्थना करूंगा कि अब 1 टन राइस स्ट्रॉ, 5 टन राइस स्ट्रॉ 1 टन बायो सीएनजी और बायो एलएनजी दे रहा है। अब पंजाब में इंडियन ऑयल ने प्लान डाला हुआ है कि परली से 1 लाख लीटर इथेनॉल और 150 टन बायो बिटुमिन बना रहे हैं। बाय यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी हम बायोमास को बढ़ाएं और बायोमास का उपयोग करके हम फ्यूल को तैयार करें। आखिर वर्ल्ड में झगड़ा किसका है? फूड, फ्यूल एंड फर्टिलाइजर। पूरे वर्ल्ड की ग्लोबल इकोनॉमी 3 बातों की तरफ घूम रही है, और इसलिए मैं पंजाबराव कृषि विद्यापीठ से अनुरोध करूंगा कि आने वाले 25 साल के लिए विदर्भ के लिए मैं अभी कोशिश करूँ कि हमारा कपास एक्सपोर्ट हो, हमारा सूत एक्सपोर्ट हो। हमने सिंधी में, वर्धा जिले में ड्राई पोर्ट डाला हुआ है। बांग्लादेश से मेरी बात हुई है और यहाँ से पूरा एक्सपोर्ट अब बांग्लादेश में सूत और कपास का करने की योजना बनाई है। मेरा विश्वास है हमारा संतरा वर्ल्ड में जाएगा, और इन सब बातों के लिए आपका सहयोग चाहिए। योर डेवलपमेंट ओरिएंटेड लीडरशिप, योर रिवीजन विद टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड साइंस, योर प्रैक्टिकल सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस विल इंस्पायर एंड मोटिवेट द फार्मर्स, जो फार्मर्स सुसाइड्स कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, मेरे जीवन की सबसे बड़ी चिंता है, दैट इज माई मिशन इन माई लाइफ, कि विदर्भ में किसानों की आत्महत्या समाप्त हो। और ये करने के लिए ये यूनिवर्सिटी बहुत बड़ा योगदान कर सकती है। और इसलिए प्रैक्टिकल अप्रोच, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, फॉर अप्रोप्रिएट विजन फॉर नेक्स्ट 25 ईयर्स। और तो आप लोग जो है वो नौकरी मांगने वाले मत बनो, नौकरी देने वाले बनो। ये क्लास 1, क्लास 2 ये काम नहीं है। ये जिनको बनना है उनको बनने दो, ये सब अच्छे हैं जो नौकरी कर रहे हैं। आप नौकरी देने वाले बनो। मैंने अपने जीवन में ये तय किया था, मेरी माँ मुझे कहती थी तुम बैंक में नौकरी करो। मेरे बहनों ही न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, बहन कहती थी तुम नौकरी करो, मैंने कहा नहीं करूँगा। अब मैं एग्रीकल्चर में काम करता हूँ और मेरा टर्नओवर 1500 करोड़ है मेरे प्रोजेक्ट का। अभी 5000 करोड़ हो जाएगा 2 साल में। मैं 15,000 लोगों को रोजगार दिया हूँ। और मैं बिल्कुल अभी इस मत का हूँ कि मैं लोगों को आए हुए कहता हूँ कि एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करो। जैसे देश के लिए वेल्थ क्रिएट करना है, वैसे विदर्भ के लिए रोजगार निर्माण करना है। एग्रीकल्चर में, रूरल, ट्राइबल फील्ड में आप इंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करके विदर्भ को समृद्ध और संपन्न बनाने के लिए आप रोजगार निर्माण करो, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के साथ। और इसलिए मैं हृदय से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं देता हूँ। मैं बिजनेसमैन नहीं हूँ, मैं तो रोड, टनल और रोड इसका सबका एक्सपर्टाइज मेरे पास है, पर मैं कंप्लीटली एग्रीकल्चर और रूरल में काम करता हूँ, वाटर कंजर्वेशन में काम करता हूँ, अपारंपरिक ऊर्जा पर काम करता हूँ और खुद प्रयोग करता हूँ। 10, 20, 25 करोड़ साल के गवाता हूँ उसमें। पर मैं यही चाहता हूँ कि एक दिन ऐसा आएगा, ये प्रूवन टेक्नोलॉजी विदर्भ के तस्वीर को बदल देगी। और आप जैसे यंग टैलेंटेड इंजीनियरिंग, साइंस ट्रेन ग्रेजुएट मैन पावर को देखकर मेरा विश्वास बढ़ता है, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और आने वाले समय में आप सबके सहयोग से, यूनिवर्सिटी के सहयोग से ये सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन होगा। विदर्भ का किसान आत्महत्या नहीं करेगा और विदर्भ से एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट, एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल क्रिएट होगा और विदर्भ की एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट देश में सबसे ज़्यादा होगी। आप सबके भरोसे यही सपना निश्चित रूप से पूरा होगा। इसी विश्वास के साथ आपको जो डिग्रियां मिली है उसका निश्चित रूप से आपके जीवन में आपकी प्रगति हो, आपका विकास हो। इसी प्रार्थना और शुभेच्छा के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।
संसार. बहिणाबाईंची जात्यावरची ओवी म्हणजे